लेक्चर 10 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध भंग के परिणाम। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अनुबंध का निर्माण कैसे होता है और उसकी समाप्ति कैसे होती है। उन समाप्ति में एक चीज़ हमने बताई थी, एक तरीका ये भी था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अनुबंध को तोड़ा जाए, पूरा न किया जाए। तो उसमें जो पीड़ित पक्षकार है उसको कुछ भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा अधिकार दिए गए कि वो अपने उन अधिकारों को लागू करे और जो उसको हानि हुई है इस अनुबंध के टूटने से वह हानि की पूर्ति हो सके। इन्हीं अधिकारों को अनुबंध खंडन के उपचार या रेमेडीज भी कहा जाता है। वो उपचार या वो रेमेडीज क्या हैं जो अनुबंध भंग की दशा में एक पीड़ित पक्षकार को मिलते हैं। उनमेन पहला है निष्पादन से मुक्ति, एक्सोनरेशन, EXONERATION। निष्पादन से मुक्ति का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी अनुबंध में एक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता जो अनुबंध से उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में दूसरे पक्षकार को भी अपने वचन को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अ ने 100 किलो चावल ब को बेचने का अनुबंध किया 1000 रुपये में, और नियत तिथि पर अ ब को चावल नहीं भेजता, तो यहाँ पर अ ने गलती की, अनुबंध भंग किया, तो ब को पहला अधिकार ये मिलता है कि उसको भी अब 1000 रुपया अ को देने को ज़रूरत नहीं है, उसको भी इस बात से मुक्ति मिल गई, निष्पादन से मुक्ति मिल गई। तो जो पहला अधिकार है पीड़ित पक्ष को कि उसको भी अब उस अनुबंध से जो दायित्व उसके उत्पन्न हुए थे उनको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना, डिमांड फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। चूँकि कई बार हर्जाना या डैमेज जो मुद्रा के रूप में दिया जाएगा वो पूरा न पड़ता हो, पूरा से मतलब कि वो पर्याप्त न हो, यानी मॉनेटरी टर्म में कंपनसेट न किया जा सकता, तब ऐसी दशा में वो व्यक्ति पीड़ित पक्ष न्यायालय से ये मांग कर सकता है कि नहीं साहब, उनको मजबूर किया जाए कि वो अपने वचन का पालन करें, उस अनुबंध में जो उनके दायित्व है उस दायित्व को पूरा करें, हमें पैसा नहीं चाहिए या पैसा हमारी इस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए अ और ब के बीच में किसी एक जमीन के प्लाट का, जमीन के एक टुकड़े का विक्रय का अनुबंध होता है। ये जो जमीन का टुकड़ा है वो किसी बहुत प्राइम लोकेशन पे है और इसमें अ विक्रेता है, ब क्रेता है। ब ने ये सोचा है कि प्राइम लोकेशन की ज़मीन है और इस पर वो बढ़िया होटल बनवाएगा और इस होटल से जीवन पर्यंत उसको आय होती रहेगी। इस अनुबंध के बाद भी अ ब को उस ज़मीन को देने से मना करता है किसी वजह से, और उसके बदले में वह कुछ हर्जाना देने को भी तैयार है। ऐसी दशा में ब न्यायालय से निर्दिष्ट निष्पादन की मांग कर सकता है कि नहीं, हमको तो जीवन भर इससे आय मिलता, उसकी क्षतिपूर्ति केवल एक बार के पैसे से नहीं हो सकती, लिहाजा कानून या न्यायालय ये निर्देश दे अ को कि वह जमीन
ब को वह बेचें। इसको कहते हैं निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना। तीसरा है निषेधाज्ञा के लिए दावा करने का अधिकार, क्लेम फॉर इंजंक्शन। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने ने स्टे ले लिया। ये वही चीज़ है कि ये एक नकारात्मक आदेश होता है जो न्यायालय द्वारा किसी कार्य को न करने के लिए जारी किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई एक पक्ष किसी कार्य को या अपने दायित्व को पूरा करने से मना करता है, तो पीड़ित पक्षकार के पास यह अधिकार है कि उस अनुबंध के तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो स्टे ले आए। जैसे उदाहरण से हम इसको और बढ़िया से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक गायक है जो ब के थिएटर में 2 महीने तक गाने का अनुबंध करता है और 1 महीने तक वो गाना गाता है और उसके बाद वह गाने से मना कर देता है बाकी के 1 महीने। ऐसी स्थिति में ब को जबरदस्ती गाने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकता, परंतु वह न्यायालय से इस बात का आदेश जारी करने के लिए निवेदन कर सकता है कि के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की जाए। और वो निषेधाज्ञा क्या होगी कि जो शेष का 1 महीना अभी बचा है कॉन्ट्रैक्ट का ब के साथ, इस दौरान वो कहीं अन्यत्र गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि 2 महीने के लिए बुकिंग थी जिसमें 1 महीना वो गाना गाए, बाकी जो 1 महीना बचा था उसमें वो गाने से मना करते हैं। ठीक है, लेकिन उस बचे हुए 1 महीने में को कहीं अन्यत्र और न गाने दिया जाए, इस बात के लिए वह न्यायालय में आवेदन कर सकता है और स्टे ले सकता है कि बाकी के शेष 1 महीने तक कहीं और गाना नहीं गाएंगे। साथ ही साथ वो इस बात के लिए हर्जाना भी पाने का अधिकारी है से। तो इसको कहते हैं निषेधाज्ञा के लिए दावा करने का अधिकार। अगला है उचित पारिश्रमिक के लिए अधिकार, क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। इसका आशय ये है कि किसी व्यक्ति को उतना धन देना है जितना कि उसने कमाया है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी प्रार्थना पर कोई वस्तु देता है या कोई कार्य करता है और उसके लिए कोई पारिश्रमिक पहले से तय नहीं है, तो न्याय की दृष्टि से जो भी उचित पारिश्रमिक हो वह पाने का अधिकार रखता है। जब अनुबंध टूटता है, अनुबंध भंग होता है, उस समय इस सिद्धांत का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी अनुबंध के पूरा न होने के कारण क्षति उठाने वाला पक्षकार अपने द्वारा किए गए कार्य का उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। जब ऐसे पक्षकार ने उस कार्य का कुछ भाग किया है जिसे करने के लिए वह अनुबंध के अंतर्गत बाध्य था, और यदि अनुबंध भंग अनुबंध की समाप्ति के रूप में है और उस पक्षकार द्वारा किए गए काम का मूल्य मुद्रा में आंका जा सकता है, तो पक्षकार अनुबंध भंग होने पर क्षतिपूर्ति के लिए या अर्जित परिणाम के अनुसार अथवा उस कार्य के मूल्य की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ने ब के लिए एक मकान बनाने का अनुबंध किया और मकान अभी पूरा नहीं बना। मान लीजिए मकान प्लिंथ लेवल तक ही तैयार हुआ और उसके बाद ब जिसका मकान बन रहा था उसने मकान का काम आगे कराने से मना कर दिया, काम उसने रुकवा दिया कि नहीं अभी काम नहीं होगा।
तो चूंकि अनुबंध इस बात के लिए हुआ था कि पूरा मकान बनाएगा अ ब के लिए, परंतु ब के ही जिनके लिए मकान बन रहा था उन्होंने वो काम रुकवा दिया। तो ऐसी दशा में जितना काम अ ने ब के मकान के लिए किया है, उस पूरे खर्चे का या उसका जो मूल्य हुआ, वो पूरा का पूरा मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी अ होगा। ब को वह राशि निश्चित रूप से अ को चुकानी होगी, क्योंकि उसने उनके लिए उतना कार्य किया है। और अंतिम है हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर अनुबंध टूटने के कारण पीड़ित पक्षकार को कुछ आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई की जाए, कि भी कानूनी रूप से उसको अधिकार मिला हुआ है। यानी अगर मान लीजिए 100 किलो चावल अ ने ब को बेचने का अनुबंध किया, किसी निश्चित तिथि पे उसको डिलीवरी देनी है और उसका मूल्य है 10 रुपया प्रति किलो। उस नियत तिथि पर चावल का मूल्य बाजार में बढ़ कर के 10 से 15 रुपया प्रति किलो हो गया, और इसी कारण अ ने सप्लाई नहीं दिया ब को, माल की आपूर्ति नहीं की। तो ऐसी स्थिति में ब अगर वो 100 किलो चावल पाता, तो उसको 10 रुपये की बजाय 15 रुपये किलो की दर से वो बाजार में बेच करके प्रति किलो 5 रुपये का लाभ ब कमाता। यानी 100 किलो पर 5 की दर से 500 रुपये का उसको लाभ होता। लेकिन अ ने सप्लाई नहीं किया तो इसको 500 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये जो 500 रुपये का नुकसान है, इसकी भरपाई करा सकता है ब अ से, क्योंकि उनके अनुबंध तोड़ने के कारण इसको 500 रुपये का नुकसान हुआ। जो हर्जाना है या जो डैमेज है, ये जो डायरेक्ट लॉस है, केवल उन्हीं को इसमें पूरा कराया जा सकता है, इनडायरेक्ट लॉसेस को नहीं। जैसे अगर हमने बैटरी खरीदी और उस बैटरी को कैमरे में लगाया या घड़ी में लगाया और बैटरी लीक कर गई और उसकी वजह से घड़ी भी खराब हो गई, तो जो नुकसान की भरपाई होगी वो केवल बैटरी के रिप्लेसमेंट तक की होगी। उसके लीकेज की वजह से अगर घड़ी या वो कोई इंस्ट्रूमेंट जहाँ वो लगाएगा वो ख़राब है, हो गया, तो उसके लिए कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लॉस है। केवल घड़ी की जो बैटरी लगाई गई थी, केवल वही बदली जाएगी। साथ ही साथ नुकसान जो हुआ, उस नुकसान को जितना हम मिनिमाइज कर सकें, करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बनारस के किसी व्यापारी ने नागपुर के किसी व्यापारी से संतरा मंगाया, एक ट्रक, और जब ट्रक बनारस में आया माल डिलीवरी देने के लिए, तो बनारस के व्यापारी ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम माल आपसे नहीं लेंगे। तो ये तो नुकसान हुआ जो नागपुर का व्यापारी है उसका। और संतरा एक ऐसी चीज़ है जो नाशवान प्रकृति की है, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो ट्रक में रखी नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में पहला जो कर्तव्य बनता है नागपुर के व्यापारी का, कि उस कैरियर को या ट्रक वाले को बोले कि जो भी रेट हो, मान लीजिए 10 रुपया किलो का रेट तय हुआ था संतरे का, और बाज़ार में उस दिन 8 रुपया किलो का रेट चल रहा है, तो ट्रक वाले को जो माल लेके आया है, ये करना चाहिए कि बाज़ार में 8 रुपये की दर से पहले उस माल को बेच दे, ताकि अगर नहीं बेचेगा तब तो 10 का 10 रुपये का पूरा पूरा नुकसान होगा। कम से कम 8 रुपया आ गया, बाकी का जो 2 रुपया बचा पर किलो का नुकसान, वह भरपाई बनारस के व्यापारी से नागपुर का व्यापारी ले सकता है। तो ये कुछ सावधानी रखी जाती है जब हम क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा तो अनुबंध तोड़ा वो पूरा का पूरा देना होगा, नहीं, उस नुकसान को हम जितना मिनिमम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने घर का इंश्योरेंस करा लिए और
घर में आग लग गई, उसमें बहुत से बहुमूल्य सामान हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये हाथ बांध के बाहर खड़े नहीं हो सकते घर के कि हमारा तो घर पूरा इंश्योर्ड है, सारे सामान इंश्योर्ड है, जलता है तो जल जाने दो, हम तो बीमा कंपनी से ले लेंगे। ऐसा नहीं। अगर हम उसमें से टीवी निकाल के घर से बाहर लेते आए, फर्नीचर लेते आए, या जो भी सामान हम बचा सकते हो बिना अपनी जान को जोखिम में डाले, तो जितना मैक्सिमम सामान हम घर से बाहर निकाल लें, यानी हमने उस नुकसान को कम किया। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी इंश्योर्ड हैं, उसके बावजूद तो जितना हम नुकसान कम से कम हो, हमको बिल्कुल उसी रूप से निर्णय लेना चाहिए जैसे कि हमारी अपनी ये वस्तु है, इसका नुकसान की भरपाई हमें कहीं से नहीं होगी। तब जिन जिन चीज़ों को हम बचाते, वो सारा उपाय करना चाहिए। उसके बावजूद भी जो नुकसान होगी वह बीमा कंपनी देगी। यानी लॉस को जितना मिनिमम हम कर सकते हो वह करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं अनुबंध भंग के परिणाम के संबंध में। इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि अनुबंध भंग हम किसे कहते हैं, और अनुबंध भंग की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को जो भी उपलब्ध उपचार हैं उनका आप वर्णन करिए। धन्यवाद।